स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश। और आज जिन तीन मुद्दों के साथ हम इंडिया की बात में आए हैं वो मुद्दे हैं तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत का आखिर लोकसभा के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। मुद्दा नंबर 2, इस हार के बाद इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के लिए आगे का रास्ता। और मुद्दा नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई है मगर अब तक वो मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पा रही है। गोदी मीडिया जो कांग्रेस पर सवाल उठा रही थी कर्नाटक के दौरान, अब चुप क्यों है। शुरुआत हम करना चाहेंगे तीन राज्यों में जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। और उस जीत के तुरंत बाद यह होता है कि जयपुर में जो विधायक हैं इनके, बाल मुकुंद आचार्य, जो हवा महल से जीते थे, वो अचानक सड़क पर उतर आते हैं और गरीबों के ठेले बंद करवाने लगते हैं, नॉन वेज यानी मांसाहार की दुहाई देते हुए। टी राजा सिंह भी जीते हैं। और हम ये ना भूलें कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, यानी कि श्री राम के ऊपर भी तल्ख तेवर अपना सकती है बीजेपी। सीए, एनआरसी, कश्मीर, ये तमाम मुद्दे हमारे सामने हैं। क्या असर पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव पर, शुरुआत करेंगे। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे उर्मिलेश। देखिए, जो अपोजिशन है उसको एक टेम्पररी सेटबैक तो निश्चित रूप से लगा है और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़त है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अपोजिशन अपने को कैसे आकार देता है नए ढंग से, फिर से कैसे अपने को कैसे अपने को सोचता है, कैसे अपने को विचारता है। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच। एक बात बिल्कुल साफ है अभिसार कि लोकसभा के चुनाव अब ज्यादा हिंदुत्व के कार्ड पर खेले जाएंगे। मोदी मैं तो पूरा का पूरा प्रचार हो ही जाएगा और इससे जो विभाजनकारी ताकतें हैं, जो भाषण देने वाले लोग हैं, उनका प्रमोशन और एक्सपेंशन होगा पूरे देश भर में। यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच। इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि आने वाले दिनों में जो नफरती बयान है या नफरती राजनीति है वो जोरों से बढ़ जाने वाली है और हमारे सामने उसकी ढेरों मिसाल है। और उसकी वजह बहुत साफ है। भाजपा को लगता है कि नफरत की जितनी बात होगी, जितनी नफरती सियासत होगी, उतना फायदा भाजपा को होने वाला है। भाषा, अगर हम बात करें, आपने देखा जैसे ही जीत मिलती है, आप सत्ता में भी नहीं आए हैं, आपकी सरकार भी अभी इंस्टॉल नहीं है, एक बाल मुकुंद आचार्य आ जाते हैं, ठेले गिराने लगते हैं, बाद में माफी भी मांगनी पड़ती है उनको उन चीजों के लिए। मगर इससे ये पता चलता है कि सोच क्या है, सोच क्या है भारतीय जनता पार्टी की। टी राजा सिंह मतलब प्रधानमंत्री, मैं इस मुद्दे का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं भूला हूं जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष को नफरत छोड़ देना चाहिए, विभाजनकारी सोच नेगेटिव हाँ, और उसी को गोदी मीडिया जोरों से उठाता है जी। मगर माफ कीजिएगा, अगर नफरत का प्रमाण है तो हमारे सामने बाल मुकुंद आचार्य है, टी राजा सिंह है, आप तमाम महानुभावों के अपने चुनावी भाषण हैं। इसमें अगर हम जोड़ें तो असम के मुख्यमंत्री हैं, इसमें अगर हम जोड़ें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो सीधे सीधे ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें किसके वोट नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एक बात बहुत सही है, जयपुर वाला जो इंसिडेंट है वो तो एक वीडियो आ गया, एक और वीडियो आ गया है जिसमें बताया जा रहा है कि वो किस तरह से थाने में पहुंचकर बिल्कुल हमलावर अंदाज में बात कर रहे हैं। यानी अब धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है कि हम जीत कर आए हैं, तो कानून, पुलिस, प्रशासन और जिस तरह से हमने देखा कि करनी सेना के मुखिया की गोली मारकर हत्या होती है और उसके बाद जिस तरह से राजनीति गियर अप हो रही है, जिस तरह से एक कानून वाले मसले पर आप बात बिल्कुल दूसरे ढंग से कर रहे हैं, एक उग्र तेवर में बिल्डअप कर रहे हैं स्टेट को, जहां अभी अभी चुनाव हुआ है, मुख्यमंत्री तक तय नहीं हो पाया है। तो उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि सबके सामने कुछ मापदंड हैं कि राजस्थान में मोदी जी ने क्या चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की बात की, सबसे पहले किसने बात की, उन्होंने ही बात की। उसके बाद सारा का सारा अलवर वाला बेल्ट आप देखिए, वहां पे जो बाल मुकुंद खड़े हुए हैं, बालकनाथ जो खड़े हुए थे, तो वो सब क्या प्रचार कर रहे थे कि नफरत चाहिए, हिंदू मुसलमान के खिलाफ वैमनस से बढ़ना चाहिए। और अब जब सत्ता मिल गई है तो मुझे लगता है लोकसभा का सबसे बड़ा दरवाजा उनके पास है और राम मंदिर जनवरी में हो ही रहा है। कार्ड बिल्कुल उर्मिलेश जी, यहां पर भाषा ने भी जिक्र किया राम मंदिर। जब मैं नफरती राजनीति की बात कर रहा हूं
तो जाहिर सी बात है 22 जनवरी में एक अलग किस्म का उफान आएगा, एक अलग किस्म का क्रिसेंडो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो दिखाई देगा। आप नफरत की जमीन तो तैयार कर ही रहे हैं, ऊपर से श्रद्धेय श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा और आप जानते हैं उस दौरान किस तरह से गोदी मीडिया इस पे कवरेज करने वाला है। ये जब दोनों चीजें हो जाती हैं तो विपक्ष के पास सियासत करने की बहुत बड़ी वजह नहीं रहती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिसार। विपक्ष अगर कंसिस्टेंट होता और लगातार उसने काम किया होता इन इश्यूज को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार फ्लोट करती है, लगातार सामने लाती है, जिस तरह उसने संवैधानिकता को ख़त्म करके बीजेपी सिस्टम एक कायम कर लिया है अपने समाज पर। लोग कहते थे, रजनी कोठारी की बहुत पुरानी थ्योरी थी कि भाई इस देश में आज़ादी के बाद कांग्रेस सिस्टम लागू हुआ, लेकिन अगर आप 2014 के बाद देखें, बल्कि अगर इसका कंसोलिडेटेड रूप देखें, बहुत ही केंद्रीकृत रूप, ठोस आकार, तो 2019 के बाद भारत में एक बीजेपी सिस्टम कायम हो गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह है और ये सिस्टम एक जगह है। केवल संविधान दिखाने के लिए है, जैसे लगता है कि शीशे से घिरे हुए एक छोटे से सेल में रख दिया गया है संविधान कि देखते रहो ये तुम्हारा संविधान है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है वो पूरी तरह बीजेपी सिस्टम है, जिसमें नफरत जो आप कह रहे हैं, कम्युनलिज्म जो कह रहे हैं, विद्वेष जो कह रहे हैं, धर्म को बिल्कुल सांप्रदायिकता का एकदम चेहरा बना देना, क्योंकि धर्म हमारे यहाँ सांप्रदायिकता का चेहरा नहीं रहा है, एक सेक्शन जरूर रहा है हमेशा हमेशा। जब से हमने होश संभाला, जब से हमने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, लेकिन धर्म का आकार अपने देश में, धर्म का स्वरूप अपने देश में बहुत देसी भी रहा है। लोग गंगा जल से अपने घर को पवित्र करते रहे हैं, लेकिन वो मुस्लिम के घर जाकर भी उसी तरह से प्रसाद देते रहे हैं, और मुस्लिम के घर का भी मलीदा आता रहा है और लोग बड़े चाव से खाते रहे हैं, जो मुहर्रम का मलीदा होता है। तो ये वो मुल्क रहा है हमारा, लेकिन आज वो सब कुछ डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। तो ये बात सही आपकी है कि चुनाव से ऐन पहले चूंकि ये किया जा रहा है और अभियान के तौर पर किया जा रहा है, इसका असर तो पड़ेगा। एक चीज मैं खाली जोड़ना चाहूंगी, देखिए इसी क्रम में जो आपने जिक्र किया जयपुर वाली घटना का, और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से हो रहा है, एक बड़ा भ्रम अभिसार में जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया कि हिंदू मटन नहीं खाते, हिंदू चिकन नहीं खाते, हिंदू यानी शाकाहार। ये इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं है अगर आप देश का पूरा हिसाब उठा के देखें, मगर भाषा लेकिन जो उसी पे नफरत है, सिर्फ हिंदी बेल्ट में। यहाँ पर एक और चीज हम देख रहे हैं कि देखिए जिन मुद्दों का हम जिक्र कर ही रहे हैं, राम मंदिर, मगर आगे भी देखिए मार्च में CAA NRC को लेकर माहौल गर्म किया जाएगा। आपने कल संसद में अमित शाह का पूरा भाषण सुना, उस पूरे भाषण में काफी अर्ध सत्य भी हमने देखे, ठीक है, चाहे वो UN में जाने को लेकर हो, नेहरू जी के बारे में लगातार पुष्प वर्षा करते रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वो अर्ध सत्य भी हम देख रहे हैं। तो भाजपा की जो नीति है वो बिल्कुल साफ है, नफरत से शुरू होकर राम मंदिर का जिक्र, CAA NRC और कश्मीर पर पारा बढ़ाना। जी, क्योंकि देखिए ये अकारण नहीं है कि आपको अभी जीत मिली, और उससे पहले भी, उसी दौरान परिणाम आने से पहले देश के गृह मंत्री बंगाल और तमाम जगहों पे जाके CAA NRC पर बात करते हैं। ये ऐसे ही नहीं, क्योंकि ये एक तरह से एजेंडा सेटिंग है। यह बताना है कि भाई हम मुसलमानों को जिस खौफ में रखना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटे हैं। तो इनकी आगे की रणनीति बहुत क्लियर है। RSS जिस तरह से प्रचार प्रसार इन चुनाव के दौरान भी कोशिश की थी कि राम मंदिर को एक मुद्दा बनाए, और तेलंगाना मत भूलिए, अमित शाह जी ने कहा था कि आप हमें दे दीजिए और हम सबको फ्री टिकट देंगे। कल मैं बात कर रही थी, तेलंगाना में कुछ लोगों से कह रहे थे कि वहां पे बीजेपी और RSS अभी भी कह रही है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, इसलिए हम फ्री में ले जाएंगे आपको जनवरी में। तो एजेंडा बहुत क्लियर है। एजेंडा सिर्फ यही है कि नफरत होगी, विभाजन होगा, और एक तनाव, लगातार तनाव से फायदा है। उर्मिलेश जी, आप इस बात को मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चीज दिखाई देती है, एक तो प्रधानमंत्री मोदी निर्विवादित इस वक्त देश के लोकप्रिय नेता हैं ही, और अगर हम सीटों की बात करें तो भाजपा की शुरुआत इस वक्त जो उसकी पैठ है कई राज्यों में, शायद उसकी सीटों की शुरुआत 170-175 से शुरू होती है। क्या ये इससे पढ़ना सही होगा कि बीजेपी की शुरुआत सीटों के लिहाज से 170-150 से होती है? देखिए, कई बार विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं और
लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, दोनों का जो पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है। मैं नहीं जानता कि इस बार क्या होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, खासकर मध्य भारत में, वहीं वहीं बीजेपी भी इतनी ताकत के साथ उभरी है। तो बीजेपी के इस उभार में कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी भी निहित है। जहाँ पर क्षेत्रीय दल या वे दल जो राष्ट्रीय दल भले रहे हैं लेकिन अब क्षेत्रीय कहलाते हैं या जिनका सूबाई आधार है, वहाँ बीजेपी को सबसे अधिक परेशानी है आज। जैसे बंगाल, बिहार, झारखंड, इसके अलावा आप दूसरे और भी इलाके दक्षिण का भी देख लीजिए, वहाँ सबसे अधिक परेशानी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और इंडिया अलायंस की जो लीडर है कांग्रेस पार्टी, उसको निश्चित रूप से आइडियोलॉजिकल डिबेट, आइडियोलॉजिकल जो डिस्कशन है समाज में बढ़ाना चाहिए। अपनी वैचारिकता को लेकर केवल यात्रा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यात्रा आपको एक माहौल बना देती है। मगर जिस वैचारिक बहस की आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर बहुत देरी नहीं हो गई है? अब वो वैचारिक बहस में लोग पिछले 10 साल में ब्रेन वॉश हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि बीजेपी एक क्षण भी नहीं गंवाती है आइडियोलॉजिकल बहस, अपनी विचारधारा को प्रचारित करने। वही मैं कह रहा हूं ना, 10 साल से वो इस कदर जनता ब्रेन वॉश हो गई है। मैं क्या कह रहा हूं, बहस ही नहीं है अभिसार, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को जब भी मौका मिलता है एक क्षण भी अपना गंवाती नहीं है। कांग्रेस को घंटों मिलता है और गंवाती ही रहती है। जैसे कश्मीर पर कल माननीय गृह मंत्री ने नेहरू के बारे में, कश्मीर के बारे में जो कुछ बातें कही, उस पर आराम से काउंटर नैरेटिव एक पेश किया जा सकता था, सच्चाई को बयां किया जा सकता था। मैंने कांग्रेस के किसी भी नेता की तरफ से एक सुसंगत भाषण कश्मीर पर नहीं सुना। यह आश्चर्यजनक है। शशि थरूर को आगे करना चाहिए था ऐसे मौके पर। हालांकि उन्होंने बयान दिए हैं, शशि थरूर बयान दिया है, पार्लियामेंट में देखा नहीं, फारूक अब्दुल्ला सामने आए थे जो बेशक कांग्रेस। कांग्रेस। मैं एक इससे पहले कि मैं अगले विषय का रुख करूं, और ये बहुत मुद्दा जरूरी है, हमने देखा था राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी पकड़े गए थे, तमिलनाडु में पकड़ा गया था अधिकारी। एक जो पहलू होने वाला है अगले एक साल जो लोकसभा चुनाव से पहले, वो होगा जांच एजेंसीज की दबिश। क्या आपको लगता है भाषा कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े विपक्ष के नेता वो कारावास की जेल यात्रा पे जा सकते हैं, या उन पे दबिश हो सकती है या उनको घेरा जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें से खास तौर से अगर आप फोकस करिए 3 राज्य जो हिंदी बेल्ट के हैं, इन तीनों में जिस तरह से चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो उसकी विवेचना, और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी जिसका जिक्र मायावती ने किया अपने जो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट डाले, वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ये आश्चर्य में डालने वाले हैं, गले में हजम नहीं होता, क्योंकि जो फाइट थी, मैं जानबूझ के कह रही हूं, क्योंकि इससे एक सबक ये भी लेना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपके पास ईडी नहीं है, आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, आपके पास तमाम तंत्र नहीं है, जिसका उर्मिला जी कह रहे हैं। मायावती कहां लड़ती है इस तंत्र से? वो नहीं लड़ती है इस तंत्र से। मैं कह रही हूँ कि वो जो सवाल उठा रही हैं, अगर वह सवाल विपक्ष उठाता है कि ये सब कुछ उनके पास है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनता तक पहुंचने का है। और यहां पर देखिए 3 राज्य में 101 सीटें आदिवासी बहुल सीटें थी, ठीक है, और इनको लेके कांग्रेस की जो अनदेखी थी, कहीं पर भी आप जो 3 प्रमुख आदिवासी पार्टियां हैं उनके साथ आप अलायंस में नहीं जाते, एक डायलॉग में नहीं जाते, और आप बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक मुद्दे की आप बात कर रही हैं भाषा। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि जो उनके पुराने झार झंकाड़ हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ पे कोई एक्शन नहीं, दिग्विजय सिंह पर एक्शन नहीं, ये पार्टी बदलने थोड़ना वाली है। और यही इस देश का दुर्भाग्य कि ऐसा विपक्ष इस देश में है। अब हम रुक करेंगे दूसरे मुद्दे का, क्योंकि इसी का ताल्लुक जो है विपक्ष के साथ है। क्योंकि अब इस नतीजों के बाद जो कई चीजें सामने उभर कर आई हैं कि नीतीश की पार्टी कह रही कि नहीं साहब, नीतीश जो है वो प्रधानमंत्री पद के आदर्श उम्मीदवार हैं। यही आवाज जो है वो टीएमसी से उठ रही है ममता बनर्जी के बारे में। राहुल गांधी को चुनौती दी जा रही है, क्या राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे? यानी कि इंडिया गठबंधन का भविष्य इस वक्त अधर में है, राहुल गांधी के सामने अनिश्चितता है। क्या इस मुद्दे का पंच? शुरुआत भाषा करेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ संदेश है कि उसको कुछ सबक सीखने होंगे, कड़े फैसले करने होंगे, लर्निंग लेसन लेना होगा। कम से कम जो अहंकारी नेतृत्व है उसको साइड में बैठाकर एक नई लीडरशिप के साथ
जमीन पर काम करना होगा, क्योंकि ये चुनाव भी बता रहे हैं कि जहां पर आप जमीन पर काम कर रहे थे अपने स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाकर, वहां जनता आप तक पहुंच रही थी, आप सुन रहे थे। डू और डाई वाला स्थिति है इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों के लिए, इंक्लूडिंग कांग्रेस। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने कड़े कदम नहीं उठाए तो उम्मीद खत्म हो जाएगी कांग्रेस के लिए। निजी स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा, पुराने ढांचों को ढहाना पड़ेगा, वो पुराने ढांचे जो कांग्रेस के कदमों में बेड़ी का काम कर रहे हैं। इस मुद्दे का क्या है पंच उर्मिलेश जी? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस 4 महीनों में क्या ऐसा चमत्कार कर देगी कि सब कुछ बदल जाएगा, बड़ा कठिन है कहना मेरे लिए। मुझे लगता है कि जो मौजूदा स्थिति है कांग्रेस उसमें अपने को थोड़ा सा बेहतर करे, और जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे प्रदेश हैं और बंगाल जैसे प्रदेश हैं, वहाँ जो क्षेत्रीय दल वहाँ के हैं, सूबाई जो बड़ी ताकतें हैं, उनकी अगुवाई में उन राज्यों में अलायंस करें, उन राज्यों में चुनाव लड़ें। भाषा, क्या लगता है, अब राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, और करेंगे तो क्या असर पड़ेगा उसका? देखिए, दिक्कत क्या है कि आप एक यात्रा करते हैं और जब भी हमारे कालखंड में एक यात्राएं होती हैं तो उसका असर राजनीतिक होता है, मगर उस यात्रा के साथ विचार, प्रोपेगेंडा, नीतियां, ये सब भी बंधी हुई होती हैं। उसकी कमी दिखाई दे रही है। और स्ट्रक्चर, हाँ भाई सवाल है कि आपके संगठन का स्ट्रक्चर क्या है, कौन वोट डलवाएगा। सवाल सिर्फ फील गुड यात्रा से होता है कि एक आप फील गुड में जाते हैं, आप अपनी छवि बदल रहे हैं, अपनी छवि बदल रहे हैं। आपको अब कोई पप्पू नहीं कहता, वो एक कांग्रेस की एक इमेज बन रही। मुझे नहीं लगता है अभिसार कि राहुल गांधी के पास अभी कोई समय है कोई दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करने का। इसके बजाय अगर वो राज्यों में जाकर अपने संगठन को ठीक कर लें, और जो पुराना नेतृत्व और ऐसा नेतृत्व जो उनके खिलाफ ही काम कर रहा था, क्योंकि हमने तो देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से काम हो रहा था, ये सारी गड़बड़ियां अगर आप एक सही फैसला लेते हैं, सही नेतृत्व पे भरोसा करते हैं, तो अभी भी जो वोट परसेंटेज है, इंक्लूडिंग मिजोरम, आपको एक सीट मिली है, 20% आपके वोट हैं, अभी भी एक गुडविल है, तो आपको एक लेकिन दिक्कत यह है अभिसार, सही रणनीतिकार होना, एक पॉलिटिकल विजन के साथ जो डिसाइड कर सके। आप ऊपर से पैराशूट स्टाइल में पॉलिटिक्स करना अभी संभव नहीं है, जमीन पे लोग चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं उर्मिलेश जी। सुनील कनुगोलू जो कि रणनीतिकार हैं, जिनका काम हमने तेलंगाना और कर्नाटक में देखा, हमें ये पता चला कि कमलनाथ को उनसे एलर्जी थी, उन्हें घुसने नहीं दिया। अब सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस में पुराने स्थापित स्तंभ हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। इन्हें आप मास लीडर भी नहीं कह सकते, कम से कम कमलनाथ को मैं मास लीडर नहीं मानता हूं, बियॉन्ड छिंदवाड़ा, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये वो नेता थे जिन्होंने आखिरी दिनों में सहयोग देना बंद कर दिया था, बहुत ही रहस्यमय तरीके से। और ये जो रहस्य है, इसका जो पर्दा खुलेगा 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले। कहने का अर्थ यह है कि परिवर्तन को लेकर एलर्जी, उसको लेकर आप ढकेलते रहें, तो कांग्रेस ऐसे लोगों से कैसे निजात पाएगी? अब देखिए, ऐसे लोगों का क्या हिडन एजेंडा था ये तो बता नहीं सकता मैं, बहुत मुश्किल है बताना, समय बताएगा जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन ये समझ में बात नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर किसी सैफोलॉजिस्ट को या चुनाव रणनीतिकार को हायर करना चाहता है, भोपाल के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी, तो वहाँ का नेता कहता है कि हम आपको नहीं चाहेंगे, हम आपको बाहर कर लेंगे। ये क्यों करता है और उसको ये शक्ति मिल कहाँ से जाती है? तो अब ये भी बहुत सारे प्रश्न अव्याख्यायित हैं। इसके अलावा मेरी जो जानकारी है कि इंडिया अलायंस की मुंबई के बाद अगली बैठक भोपाल ही होने वाली थी, उसको भी उन्हीं महाशय ने और उन्हीं जैसे कुछ और लोगों ने ये कहकर टाल दिया कि अभी चुनाव की तैयारी में हम लोग आ गए हैं, इंडिया अलायंस की कोई जरूरत नहीं है मीटिंग की यहाँ। ये भी बात सही है। और फिर अखिलेश को किया उन्होंने। तो हमारा कहना है, जैसे मैंने अनेक चुनाव ऐसे देखे हैं और अनेक चुनाव को मैंने कवर किया है 1986 से अब तक। इस बार तो खैर नहीं किया, लेकिन इसके पहले मैं लगातार रिपोर्टिंग करता रहा हूं लंबे समय तक। मैंने देखा है कि जिन प्रदेशों में कोई पार्टी महत्वपूर्ण पार्टी है और उसके अलायंस पार्टनर की कोई जनाधार वहां नहीं है, उनके भी नेताओं को बुलाकर वो पार्टी अपने यहां भाषण करवाती थी। जैसे रवि रे जाकर बिहार में भाषण कर रहे हैं, रवि रे जो बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, उड़ीसा के थे। जैसे अनेक लोग जाकर के, मधु दंडौते साहब
केंद्र के नेता हैं, केंद्रीय नेता थे उन दिनों, लेकिन बिहार में कोई बेस नहीं था। मधुलिमय का तो था भी, जॉर्ज का तो था भी, मधु दंडौते का कभी नहीं था। लेकिन मधु दंडौते जगह जगह भाषण कर रहे हैं। तो हमारा अच्छा, महाराष्ट्र में वैसे ही, बिहार के लालू प्रसाद यादव भाषण कर रहे हैं, और तो और लालू प्रसाद को दक्षिण में बुलाया जा रहा है। ये काम अगर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने किया होता, अपने कम से कम एकता दिखाई देती। यहाँ बुलाने की बात तो छोड़िए, यहाँ पे जो पार्टियां आपके साथ जुड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने जानबूझ के आदिवासी पार्टियों का जिक्र किया, जो आपके साथ निगोशिएट करने के लिए दिल्ली में कई समय तक बैठी रही, आपके अंदर अहंकार इतना है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं का जिक्र करते हैं, आदिवासी वोटरों का जिक्र करते हैं, दलित वोटरों का जिक्र करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये जो अहंकार है, वही इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा शत्रु है। कि अगर कांग्रेस को ये लगता रहेगा कि वही सबसे बड़ी पार्टी है और बाकी सारी पार्टियों को रेगुलेट करेगी, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो रुकावट है कांग्रेस के नेतृत्व में बैठा हुआ अहंकार, कि हम डील करेंगे। अच्छा, हाँ। और बाकी जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, क्योंकि अब देखिए मोदी जी तो एक सिंगल लीडर हो गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया, उनके आगे ना एनडीए की कोई पार्टी का कोई वजूद है, ना कोई बार्गेनिंग पावर है, लेकिन ये हासिल उन्होंने अपनी जीत के जरिए किया। तो सवाल है, अभी इंडिया गठबंधन पे जब हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन का भविष्य इस पे टिकेगा कि जो क्षेत्रीय दल हैं वह भी देखें कि लोकसभा चुनाव जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। मगर क्षेत्रीय दलों की बात अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि भाषा यहां जिक्र कर रही है, मगर क्षेत्रीय दलों में भी अपना एक अंतर विरोध चल रहा है। वो एक अलग किस्म की खिचड़ी वहां पक रही है। नीतीश कुमार जो हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के आदर्श दावेदार हैं। ममता बनर्जी कहती है नहीं, भाजपा से तो हम सही मायने में लड़ रहे हैं, तो हमें गठबंधन का नेता होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, ये सब राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। अगर जीत जाती कांग्रेस तो शायद ये नहीं होता, मगर अब हो रहा है। तो जब इतनी खिचड़ी है, इतने अंतर विरोध हैं, तो आप चुनौती कैसे दीजिएगा? देखिए, अलायंस में अंतर्विरोध होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अंतर्विरोध अगर है, नहीं, सिर्फ अंतर्विरोध नहीं है, यहां महत्वाकांक्षा है। प्रधानमंत्री पद को लेकर हर कोई पीएम बनना चाहता है। अरे आपके सामने अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, जहां तो कोई और पीएम की सोच ही नहीं रहा है। देखिए अभिसार, आप बिल्कुल आरएसएस बीजेपी की तुलना इन अलायंसेस से नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। दोनों का मिजाज अलग है, दोनों की तासीर अलग है। अब मामला क्या है कि आप अंतर्विरोध रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं राजनीतिक स्तर पर, आप इंडिविजुअली कौन क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं है। जो अहंकार की बात आप लोग कर रहे थे, दुर्भाग्यवश चुनावी हार के बाद भी अहंकार का अगर इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा न्यूक्लियस कोई है तो वो कांग्रेस है। और ये कुलीनता का अहंकार कई जगह है, कई जगह अतीत का अहंकार है कि अतीत में हम बड़ी पार्टी रहे हैं। इस बात का है कि हम देश भर में हैं, ये लोग क्षेत्र भर में हैं। तो ये अहंकार भी टूटना चाहिए। उनके प्रवक्ताओं को आप देख लीजिए, जिस तरह की बातें करते हैं विपक्ष के नेताओं के बारे में। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं कांग्रेस नेतृत्व ने कमलनाथ से कहा कि आप माफी मांग लीजिए अभी तत्काल अखिलेश यादव से, अखिलेश कहने के लिए, वो भी नहीं कहा गया। तो एक होता है कि गलती आदमी करता है, लेकिन वो अपने को कहता है कि भाई सेल्फ क्रिटिसिज्म कर लेता है। देखिए, आज की तारीख में इंडिया अलायंस में मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार है ही नहीं है। अभी तो इसको बीजेपी से लड़ने लायक बनाने का सबको चुनौती है कि भाई लड़ने लायक बनो ना। प्रधानमंत्री क्या भाई मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाओगे भाई जहां तुम हो। तो वो आप इस बात को छोड़ देना चाहिए। इनको चाहिए कि इंडिया अलायंस को लड़ने लायक बनाए, एकमात्र चुनौती। और जिसमें तमाम जो क्षेत्रीय दल है उनके लिए भी जिंदा रहने का सिर्फ यही रास्ता है, क्योंकि अगर वो इंडिया गठबंधन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो अपने अपने टापू नहीं बचा पाएंगे। ममता जी अपना टापू नहीं बचा पाएंगी। जिस तरह से लगातार दबिश है, एक के बाद एक दूसरा विधायक गिरफ्त में आ रहा है, उधर नीतीश और इनके लिए, सबके लिए और देखो बात यह है कि जो वैचारिक स्तर पर बात मैं कर रहा था, राजनीतिक स्तर पर, मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जो एक उन्होंने नारा दिया था, बहुत अच्छा नारा उस समय के लिए था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन अब इससे आगे हटना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। वो एक जुमला बन गया है केवल, उससे आगे बढ़िए। बड़ी चुनौतियां आपके पास हैं, इतनी चुनौतियां हैं कि आपको नए नारे देने होंगे, नई बातें करनी होंगी, वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे मुद्दे का। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 राज्यों में भाजपा चुनाव जीत गई है, मगर अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जिस राज्य से 160 सीटें जीतकर आते हैं,
वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे उसको लेकर भी सवाल है, और गोदी मीडिया इस मुद्दे को लेकर भी सवाल नहीं उठा रही है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएं उर्मिलेश जी। देखिए, एक जमाने में मैं जनसंघ के नेताओं के मुंह से सुनता था, फिर भाजपा के नेताओं के मुंह से सुनने लगा कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है, जो आला कमान कहता है वही मुख्यमंत्री बन जाता है, जब आला कमान चाहता है मुख्यमंत्री पद से कान पकड़कर हटा देता है। आज हू बहू, बल्कि उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति हो गई है बीजेपी की कि जो आला कमान यानी एकमात्र दो व्यक्ति, मतलब मोदी जी और शाह जी, जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। विधायक दल का भी कोई महत्व नहीं है। कांग्रेसियों में तो कम से कम विधायक दल के सदस्यों से पर्ची ली जाती थी कि आला कमान को बताएंगे कि किसके पक्ष में कितना है, वो भी अब बीजेपी से गायब हो गई है। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभी सर, एक बात बिल्कुल साफ है कि 2014 के बाद से अभी तक मोदी मय लोकतंत्र है। इसमें जीत सिर्फ मोदी जी के नाम पर है, इसलिए 3 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री बनने का काम एक सरप्राइज एलिमेंट है। और मुझे लगता है कि 2024 को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जाना है, क्योंकि बहुत अहम डेवलपमेंट यह है कि तमाम सांसद जो लड़े थे उनसे कहा गया है कि अब आप विधायकी में ही बैठिए, हम तय करेंगे कि चेहरा कौन होगा, और यह चेहरा 2024 के पूरे सफर को तय करने वाला होगा। अभी सर, क्या है इस पे आपका पंच? इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया चाहे तो कई मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। मसलन जिस शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 160 सीटें मिली, उनको लेकर भी अनिश्चितता है। इतना वक्त गुजरा जा रहा है, उनको लेकर भी अनिश्चितता है। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ करीब 30 विधायक हैं, अगर उन्हें नहीं बनाया गया तब क्या होगा, मगर कहीं पर चर्चा नहीं हो रही, जिससे आपको पता चलता है पत्रकारिता राजनीति दोनों अपने आप में कितना बड़ा ढकोसला है। क्या लगता है आपको भाषा, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया वो बगावत कर सकती हैं अगर उनको नहीं बनाया गया? क्या उनमें इतनी हिम्मत है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ये करने की हिम्मत अभी किसी में नहीं है? देखिए, मुझे तो अब बहुत कम उम्मीद है कि वसुंधरा राजे इस समय, पिछले बार वाले में तो उन्होंने तेवर भी दिखाए थे, नाराजगी भी थी, लेकिन इस समय वो खुलकर सामने आएंगी मोदी जी के खिलाफ 2024 से पहले, इस बात की उम्मीद बहुत कम है। और मुझे लगता है जिस तरह से पूरा प्रोजेक्शन चुनाव का है कि यह किसी की जीत नहीं है, यह मोदी जी की जीत है। यानी फैसला जनादेश मोदी जी को मिला है, किसी भी स्टेट के लीडर को नहीं मिला। बहुत अहम बात है। चुनाव प्रचार मिजोरम से लेकर तेलंगाना तक में M फॉर मिजोरम है, T फॉर तेलंगाना फॉर मोदी जी है। यानी जीत का सहरा उनके पास, लिहाजा अपने ही आदमी को वो बैठाएंगे। और जिस तरह से नामों पे चर्चा चल रही है, तोमर जी मिलने जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर अमित शाह से, तब मीडिया खबर चलाना शुरू करता है, लेकिन कहीं भी हम सब जानते हैं कहां पत्रकार सवाल पूछ पाते हैं। सवाल पूछने की जगह ही कहां बची है ना। गृह मंत्री से भी अब कोई सवाल पूछता हुआ तो दिखाई देता नहीं है। बिल्कुल। उर्मिलेश जी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बन सकता है जो गैर विधायक हो, यानी कि हो सकता है कि अश्विनी वैष्णव राजस्थान में आ जाएं, उसी तरह से हो सकता है मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल, या कोई और बिल्कुल ही ऐसा नाम हो जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। भाषा ने इसकी ओर इशारा किया था। क्या इस तरह के नॉन डेस्क्रिप्ट लोग जो राजनीति में माहिर नहीं है, उनको बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि जनता को बताओ और भाजपा को भी बताओ कि तुम जीते हो तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, और उस एक व्यक्ति को किसी भी कीमत पर चुनौती नहीं दी जा सकती, कहीं से, ना विपक्ष से ना पार्टी के अंदर से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभिसार कि मोदी जी और अमित शाह दोनों पॉलिटिकल जो इक्वेशंस होते हैं उसको कभी इग्नोर नहीं करते। इसलिए इन राज्यों में जो मुख्यमंत्री पद का वो चयन करेंगे, जिसको भी बनाए, वो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो राज्य के जो सामाजिक समीकरण है उसमें, यानी कि अति पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री तमाम जगहों पे हो सकता है, या उन राज्यों में जिस जाति का जितना प्रभाव है उस हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि जिस जाति की संख्या ज्यादा हो उसी का मुख्यमंत्री हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि किस नेता में ज्यादा से ज्यादा समाजों को
गोलबंद करने की, मोबिलाइज करने की जैसे क्षमता उत्तर है। प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बनाया गया। हाँ, जैसे बनाया गया, जबकि वो राजपूत कम्युनिटी के हैं और वो बामुश्किल अगर जनगणना हो जाए तो 3-4% उनका नाम भी नहीं चल रहा था पहले। नाम भी नहीं चल रहा था, लेकिन बड़ी ताकत थे। बड़ी ताकत इसलिए थे कि जिस वक्त 2009 में, अगर मैं याद कर पा रहा हूं, उन्होंने एक बार इशारा किया था बीजेपी को कि अगर मेरी नहीं मानी गई तो मैं बगावत कर दूंगा। बीजेपी की हालत खराब हो गई थी उत्तर प्रदेश में उन दिनों, और आडवाणी जी उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, आपको याद होगा। तो उनमें क्षमता थी, इसलिए उन्होंने असर्ट किया और उसको मान गए। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति आज नहीं है। कोई नेता आज असर्ट नहीं कर सकता मोदी जी के सामने। अभी आपने सवाल किया था ना इनसे कि वसुंधरा राजे करेंगी क्या। वसुंधरा राजे को अपने बेटे की चिंता आज है कि कैसे उसका पुनर्स्थापन हो, कैसे वो आगे आवे। ये कुछ भी नहीं करने वाली हैं। मोदी जी और शाह जी जिसको उपयुक्त समझेंगे सामाजिक समीकरणों के हिसाब से, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये लेख एकदम याद रखिएगा। टैगलाइन ये कर सकते हैं कि हो सकता है कि तीनों राज्यों में ये खट्टर मोमेंट हो, जैसे हरियाणा में बैठाया। और देखिए, बहुत सोच समझ के, झारखंड में नॉन आदिवासी को बैठाना, हरियाणा में जो कि जाट लैंड मानी जाती है उसमें एक नॉन जाट को बैठाना, तो दूसरे ढंग का भी संदेश है कि हम सिर्फ इसी लिहाज से नहीं चलते। और यूपी में, यूपी जो जन्म स्थल रहा है मंडल का, जहां इतने बड़े पैमाने पे लोग भविष्यवाणियां करते थे कि कोई भी डोमिनेंट कास्ट का व्यक्ति नहीं बन सकता है, वहां पर आपने योगी आदित्यनाथ को बैठाया और एक संदेश दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को यहां खत्म करूं। क्या जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्या इन बातों का ध्यान दिया जाएगा कि भाई राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो क्या हिंदुत्व की छवि मायने रखने वाली है इन राज्यों में, जो भी चेहरा जो है वो बनाया जाए? देखिए, निश्चित तौर पे, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये मिक्सचर होगा, हो सकता है मिक्सचर हो, आदिवासी प्लस महिला, जिनका नाम भी काफी चल रहा है, क्योंकि इनको दो चीजें करनी है। एक तो राम मंदिर वाला मुद्दा, और उससे भी बड़ा मुद्दा है कि 2024 में इनको चाहिए कि इस बेल्ट से मैक्सिमम पोलराइजेशन सीटों का हो, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए मध्य प्रदेश में अधिकतम सीटें अभी इनके पास ही, एक ही सीट बाहर है। तो ये जो राज्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से राजस्थान भी, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से पोलराइज किया है वो तो अपना असर्शन कर रहा है। जयपुर वाली घटना का आपने जिक्र ही किया, इत्तेफाक थोड़ा है कि तुरंत ही वो आ जाते हैं अगले दिन और बोलते हैं कि नॉनवेज नहीं बिकेगा। तो ये कार्ड तो सबसे अहम कार्ड चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी आपका, और भाषा आपका। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।